राजीव जी, न तो हमारे संविधान में गड़बड़ी है, न हमारे लोकतंत्र में गड़बड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में इस बात को रेखांकित किया था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसका अनुपालन करने वाले, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। और ये तो वो लोग हैं जो पहले दिन से भारत के संविधान को नापसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें तो मनुस्मृति के आधार पर संविधान चाहिए। दूसरा, आज उनकी भाषा पर बड़ा विमर्श हो रहा है और बड़ी चिंता है इस देश को कि जिन नरेंद्र मोदी को हमने 2014 में चुना था, वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे। अब उनकी भाषा पर मैं यही कह सकता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि अब वो मरीज मोदी में तब्दील हो चुके हैं, उनको सच में इलाज की जरूरत है। लेकिन एक डर और है राजीव जी, ये डर पूरे देश को होना चाहिए। जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी सीमा उन्होंने अब रखी नहीं है, कोई लाज नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, तो अब ध्यान ये रखना है इस देश को कि 4 जून को कहीं लोकतंत्र को लूट ना लिया जाए, कहीं नतीजे पर कोई आंच ना आए, कहीं ऐसा तो ना हो कि दिल्ली को किसान आंदोलन की तरह वहां सेना लगा करके कुछ खेल किया जाए। तो उन किसानों के लिए भी ये चुनौती है जो खास करके दिल्ली के आसपास हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, जो देश भर के पत्रकार हैं दिल्ली में, वो बैठे हुए हैं, अपोजिशन है। और ये राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है। 4 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके राहुल गांधी ने इस लोकतंत्र को जो मजबूत किया है और जो विश्वास पैदा किया लोगों में, मुझे लगता है कि 4 जून को उनको भी बड़ा मुस्तैद रहना होगा कि कुछ भी हो सकता है। और ये आशंका लोगों में इस समय बहुत ज्यादा है। जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि साहब मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे क्या। इसका मतलब है कि लोग इस बात को कह रहे हैं और जान रहे हैं कि मोदी की सरकार जा रही, लेकिन वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो डर है, वो हालांकि डर अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी था, लेकिन वाजपेयी जी से आप मोदी जी की तुलना नहीं कर सकते। और ये खास करके उस समय तमाम ऐसे लोग थे जो हमारे आसपास के देशों के लोग हैं जहां पे सेना कई बार हस्तक्षेप करती है। भारत इसीलिए अपने आप में अद्भुत था कि भारत में बहुत अपोजिशन रहा, बहुत विवाद रहे, लेकिन कभी भी लोकतंत्र को इस तरह से आहत नहीं किया गया जी। एक आपातकाल का जरूर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वही इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाती हैं, वो खुद से पहल करके चुनाव भी कराती हैं और चुनाव हारने के बाद ससम्मान वो अपोजिशन में रहती हैं और स्ट्रगल करती हैं, और वही जनता उन्हें 2 साल के बाद फिर से चुन करके ले आती है। लेकिन इसके अलावा कभी भी इस देश के लोकतंत्र पर कोई आक्षेप नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। और इस समय अगर आम आदमी की भी निगाह में ये है, आम आदमी की चिंता में भी है, तब तो मुझे लगता है कि अपोजिशन को तो बहुत सतर्क रहना होगा और समझना होगा कि जो लोगों की आशंका है, उस आशंका को कैसे दुरुस्त किया जाए और कैसे उन लोगों के भरोसे को कायम रखा जाए। तो आपको दिखाई देता है। देखिए, राजनीति तो अब जहां जा रही है, जहां लोग लेकर के जा रहे हैं, वो तो अब साफ दिख रहा है। अब कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो तय कर रहा है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपको बहुत आश्चर्यजनक नतीजे उत्तर प्रदेश से मिले। महाराष्ट्र से बहुत आश्चर्यजनक नतीजे मिलने जा रहे हैं और बिहार भी लगभग उसी तरह के नतीजों की तरफ है। बंगाल में जो हुआ आज, ईवीएम किसी भाजपा नेता के घर में ही पहुंच गई थी, टैग लगा हुआ था, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन पूरे भारत की राजनीति अब बदल चुकी है और आज का जो चरण है, मुझे लगता है वो फैसला कुन है। अब कुछ आखिरी चरण में जो भी होना है वो उसी की
एक तरह की पुनरावृत्ति होगी। इंडिया अलायंस में जो कॉन्फिडेंट आपको दिख रहा है, अभी चाहे कल्पना सोरेन को आप देख लीजिए, उनकी जो आपने बाइट दिखाई थी, तेजस्वी यादव का आप कॉन्फिडेंस देख लीजिए, मोदी जी के अपने क्षेत्र में जो रैली चल रही है, रोड शो जो चल रहा है प्रियंका गांधी का, आप उसमें हुजूम देख लीजिए। दरअसल ये जो चुनाव है वो बदलाव के लिए हो रहा है, और बदलाव के लिए इसलिए क्योंकि लोगों को 10 साल में जो जख्म मिले हैं, आज भी क्या लोग भूले हैं कोरोना काल की उस आपदा को, जहां मोदी जी जो अपने आप को अभी कह रहे थे कि पुण्य कमाना है, तो अब घोषित ही कर दें वो अपने आप को। हालांकि वो इशारों में बहुत कुछ कह चुके हैं कि बायोलॉजिकल, जब मेरी माँ थी तो मुझे लगता है वो कह देना चाहिए उनको कि मैं तो अवतार हूं, और अगर आप मुझे वोट नहीं करते हैं तो आपको फिर पाप लगेगा। ये भी उनको बोल देना चाहिए, शायद हो सकता है कि आखिरी क्षण में ये बात बोलें। लेकिन लोग कितने विवेकशील हैं कि वो अपने हितों को लेकर के न सिर्फ चिंतित हैं बल्कि बेहद समझदार हैं, और उनके लिए जो उन्हें राइट मिला हुआ है उसका इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। अब मोदी जी को जो लगातार डरा रहे हैं वो केवल दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को डरा रहे हैं। काहे से डरा रहे हैं कि साहब आरक्षण चला जाएगा और हम मरते दम तक आरक्षण की रक्षा करेंगे। अरे आपकी तो जो पूरी फेहरिस्त है आरएसएस से होते हुए भाजपाइयों तक की, वो तो लगातार आरक्षण को खत्म करने की बात करते रहे हैं। कोई आरक्षण की कभी समीक्षा की बात करता है? खुलेआम जो आपने बाबा पाल रखे हैं, और ये मुझे कहने में कोई शिकवा, कोई डर नहीं है, जिनको आप सम्मान देते हैं, वो बाबा खुलेआम ये कहता है कि ये आरक्षण खत्म करना चाहिए, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूं। तो ऐसे लोगों को, और भी तमाम इस तरह के लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए, संविधान के रूप में मनुस्मृति लागू होना चाहिए, तो आपने जिन लोगों को संरक्षण दिया, वो चाहे आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हों, चाहे आपके सांसद हों, चाहे आपके समर्थन में खड़े हुए बाबा हों, इन तमाम लोगों को जो आपने चाहा वही कहलवाया, जो उनकी अपनी मानसिकता है वो भी, तो आज आप बड़ा ढोंग कर रहे हैं कि साहब दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हम आरक्षण नहीं जाने देंगे। क्या इस बात को दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं समझता है? वो इस बात को महसूस कर रहा है कि आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, आपने आरक्षण को बेमानी बना दिया। जब आज राहुल गांधी सरकारी नौकरियों को बहाल करने की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो इस देश का समूचा नौजवान झूम रहा है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई आकांक्षा पैदा हुई। वरना आपको ऐसे बहुत सारे नौजवान मिलेंगे जिनकी आयु भी अब खत्म हो गई है फौज की भर्ती देखने की। बेचारे दिल्ली भटकते हैं, मुंबई भटकते हैं, वहां पे क्या काम करेंगे, वो भी काम नहीं मिल रहा। गांव में बैठे हुए हैं, अब 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हैं। सोचिए उनका दिल क्या बोलता होगा जी। तो उनका, अब मैं पाप और पुण्य की भाषा में बात करूं तो जो नौजवान भटक रहा है, जिसकी आपने नौकरियां खा ली, उसका पाप लगेगा मोदी जी को कि नहीं लगेगा? मणिपुर की जिन महिलाओं का नग्न प्रदर्शन किया, जिनके साथ रेप हुए, जिनके घर जलाए गए, उनका पाप लगेगा मोदी जी को कि नहीं लगेगा? जिन महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हुए और आप के साथ बैठा हुआ सांसद वहां अट्टहास कर रहा था पार्लियामेंट में, आपने उसके बेटे को टिकट दे दिया, आपको यह पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बहुत बड़े शक्ति की बात कर रहे थे और अब आप मुजरा पर आ गए। ये जो शब्द है, ये तमाम महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द है। तो ये पाप आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? ये, हालांकि ये मेरी अपनी वर्डिंग नहीं है, मैं पाप और पुण्य जैसे इस तरह की थ्योरी में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर लोगों को आप धर्म भीरू समझते हैं और सोचते हैं कि ये कह करके आपको वो वोट दे देंगे, तो लोग ये भी जानते हैं
कि जब घुसपैठ हुई चाइना की, तो लद्दाख में क्या हुआ, कितने हमारे सैनिक शहीद हो गए। पुलवामा में जो शहीद हुए थे 40 सैनिक, उनका हिसाब किताब आज तक आपने नहीं दिया, और वो उस एयर स्ट्राइक करके आपने चुनाव जीत लिया। इसका जवाब दे कौन है? किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए, उसका आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां तो लोगों की जान हथेली पर है, और जी। आप चुनाव जीत ले, राज सत्ता हासिल करने के लिए जो पूरा भय का वातावरण बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने बखूबी समझ लिया है, और इसीलिए देश की जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया अलायंस को तो शायद कॉन्फिडेंट भी नहीं था जनवरी महीने में कि हम चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। उन्होंने तो हथियार उस समय डाल रखे थे कि साहब मंदिर का इशू चलेगा, लेकिन असल में मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी का, असल में मुद्दा संविधान और लोकतंत्र को बचाने का, आरक्षण को बचाने का हो गया, और उसने नरेंद्र मोदी के पैरों से जमीन खींच ली, और लोगों ने मोदी को नकार दिया पूरे तरीके से। अब बस 4 तारीख का इंतजार